achievers, welcome to CUTPG Adda 247. I am Shalvi Singh, your English literature teacher, guide, mentor और a friend. तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर से CUTPG एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 को टारगेट करके, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम 2025 के पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 75. एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी और आपके साथ ही आंसर करूंगी. ठीक है, तो बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स. तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी विट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के लिए. यूनिवर्सिटी विट्स से तो क्वेश्चन आना एकदम ही मतलब तय है. तो यूनिवर्सिटी विट्स में टोटल 7 मेंबर्स थे. आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन कौन से मेंबर्स हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स के हैं. तो ऑप्शन 1 इज जॉन लाइली, ऑप्शन बी इज बेन जॉनसन, ऑप्शन सी थॉमस नैश एंड ऑप्शन डी थॉमस मिडिल्टन. तो वी ऑल नो कि थॉमस लाइली और थॉमस नैश आर द मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. तो ए एंड सी ऑप्शन नंबर 2 आर आवर करेक्ट आंसर. तो कौन कौन से 7 मेंबर्स हैं हम वो देख लेते हैं. जॉन लाइली, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील एंड थॉमस किड. दे आर द मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स में हम उनको काउंट करते हैं जो भी राइटर्स उस टाइम कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे. बट एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास कि थॉमस किड ने ना तो कैम्ब्रिज और ना ही ऑक्सफोर्ड से स्टडी किया था. वो इनके ग्रुप के मेंबर थे या इनके साथ रहते थे, इसलिए इन्हें भी हम यूनिवर्सिटी विट्स में ऐड कर लेते हैं. ठीक है, और बेन जॉनसन और थॉमस मिडिल्टन हमारे यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर नहीं है. क्लियर. चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. ह्यूमर्स दिया है और यहाँ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, हमें मैच करना है. सैंग्विन, मेलंकलिक, फ्लेगमैटिक एंड कॉलरिक. आपको समझ में आ रहा है कि ये किसका है? ये है हमारे बेन जॉनसन का. बेन जॉनसन की थ्योरी थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, या फिर द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स उनकी थ्योरी थी. तो उसमें उन्होंने इन चारों के बारे में बातें की थी. सैंग्विन, मेलंकलिक, फ्लेगमेटिक, कॉलरिक. तो अगर हम मेलंकलिक को सैडनेस से मैच करते हैं तो बी का 3 किस में आ रहा है? बी का 3 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 में. तो आप देख सकते हो कि कैसे आप एक ऑप्शन को बस आपने मैच किया और आपका राइट आंसर निकल के आ गया है. आंसर देख लेते हैं. यस, आंसर नंबर 3 इज आवर राइट आंसर. तो सैंग्विन को मैच किया हमने हैप्पीनेस से, मेलंकलिक को मैच किया हमने सैडनेस से, फ्लेगमैटिक को मैच किया हमने एपैथी से और कॉलरिक को मैच किया हमने एंगर से. क्लियर. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. हेमार्शिया. हेमार्शिया रिफर्स टू अ ट्रेट इन द प्रोटैगनिस्ट इन प्ले दैट आर. हेमार्शिया कैसे प्लेस में, मतलब कैसे प्लेस में होता है? कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस. तो वी ऑल नो कि हेमार्शिया जो है वो ट्रेजेडीज में होता है. ठीक है, हेमार्शिया क्या है अब? तो हेमार्शिया एक ऐसा ट्रेजिक फ्लॉ है जो कि हमारे ट्रेजेडी के मेन कैरेक्टर के अंदर होता है. ठीक है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैकबेथ का एम्बिशन, ओथेलो की जेलसी और हैमलेट का इंडिसीजन. ये इन तीनों कैरेक्टर्स का हेमार्शिया था. ठीक है, तो किसी भी ट्रेजेडी के मेन कैरेक्टर का जो फ्लॉ होता है, जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसके कारण उसका क्या होता है? डाउनफॉल हो जाता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं हेमार्शिया. क्लियर. चलो, क्वेश्चन नंबर 4. मैच द कॉलम. मैच द कॉलम का क्वेश्चन आना तो मतलब बहुत ही कंपलसरी है. किसी राइटर्स को किसी उनके वर्क से मैच करना, उन्हें किस ईयर में अवार्ड मिला उससे मैच करना, उनकी फेमस लाइन से मैच करना, ये सारे क्वेश्चन आना बिल्कुल ही कंपलसरी है. चलो, अब इसमें हमें क्या मैच करना है? ये लिटरेरी एज है और ये राइटर्स हैं, हमें उनको मैच करना है. एलिजाबेथन, रेस्टोरेशन, ऑगस्टिन एंड रोमांटिक. एंड द राइटर्स आर विलियम हैजलिट, क्रिस्टोफर मार्लो, एफ्रा बेन एंड जॉन गे. तो अगर हम एलिजाबेथन को मैच करें क्रिस्टोफर मार्लो से, ए का सेकंड आंसर नंबर 1. देखा, मतलब मैं तीनों की तरफ देख भी नहीं रही, तीनों की तरफ आपको देखना भी नहीं है. अगर आपको पता है 100% यू आर श्योर कि एलिजाबेथन टाइम के जो राइटर थे वो कौन थे, इसमें से वो क्रिस्टोफर मार्लो थे, तो बस ए का सेकंड आंसर आ गया. टाइम बचाने का बेस्ट क्वेश्चन है ये मैच द कॉलम. आपको तीनों की तरफ देखना ही नहीं है, एकदम 2 सेकंड में आंसर आएगा आपका. ठीक है, तो एलिजाबेथन एरा के थे क्रिस्टोफर मार्लो, रेस्टोरेशन की थी आपकी एफ्रा बेन, ऑगस्टिन के जॉन गे और रोमांटिक के विलियम हैजलिट. क्लियर.
चलो अब हम आ गए हैं अपने कोट्स पे, और ये है नेम ऑफ द प्लेस। अभी मैंने बोला था कि कोट से भी क्वेश्चन आता है, किसी भी फेमस प्लेस या पोएम का कोट आ जाएगा, आपको उसे मैच करना होगा। तो द फर्स्ट इज ब्रेविटी इज द सोल ऑफ अ विट, सेकंड इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, थर्ड वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑफ, एंड फोर्थ आउट आउट ब्रीफ कैंडल। तो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज ये बहुत ही फेमस लाइन है आपके एज यू लाइक इट की, तो बी का सेकंड, बी का सेकंड आंसर नंबर 3। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना कि मैच द कॉलम को आप अपना स्ट्रेंथ बना लो कि मैच द कॉलम आएगा तो मैं 2 सेकंड में आंसर कर दूंगा या कर दूंगी, क्योंकि इसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, एक आंसर को पकड़ के हम अपने राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही रेयरली केस में होता है कि 2 ऑप्शंस में सेम होता है कि बी का सेकंड इसमें भी है तो बी का सेकंड किसी और में भी होगा, बहुत ही रेयरली केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो हम बाकी पोएम्स बाकी जो प्लेज है उनके भी फेमस लाइन को हम देख लेते हैं। तो ब्रेविटी इज अ सोल ऑफ विट, ये लाइन है आपके हेमलेट की। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इज अ लाइन ऑफ एज यू लाइक इट, वी आर सच टफ एज ड्रीम आर मेड ऑफ इज अ लाइन ऑफ द टेम्पेस्ट, और आउट आउट ब्रीफ कैंडल इज अ लाइफ ऑफ मैकबेथ। क्लियर? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम को ना आपका फेवरेट बन जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं कि राइटर्स के ये रियल नेम्स हैं और ये उनके पेन नेम्स हैं, अब हमें इसको मैच करना है। तो जेके राउलिंग, मैरी एन इवेंस, अगाथा क्रिस्टी एंड शार्लेट ब्रॉन्टे। तो वी ऑल नो कि शार्लेट ब्रॉन्टे का पेन नेम था क्यूरल बेल और मैरी एन इवेंस का जॉर्ज इलियट। ठीक है, तो हम आते हैं डी का 1। अभी मैंने मैरी एन इवेंस को मैच ही नहीं किया, मैंने बस मैच किया शार्लेट ब्रॉन्टे, आंसर आ गया। बट एक बार हम मिला लेते हैं, मैरी एन इवेंस मतलब बी का थर्ड। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आपको चारों पता होना चाहिए, एक पता है तो भी आंसर आ जाएगा, 2 पता है तब तो क्लियर ही कि आंसर आ ही गया आपका। जेके राउलिंग का रॉबर्ट गैलब्रेथ, मैरी एन इवेंस, जॉर्ज इलियट, अगाथा क्रिस्टी, मैरी वेस्टमैकॉट एंड शार्लेट ब्रॉन्टे, क्यूरल बेल। क्लियर? आप इसको लर्न कर लो। जॉर्ज इलियट और शार्लेट ब्रॉन्टे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पेन नेम से अक्सर क्वेश्चन आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? नंबर 1 एस.टी. कॉलरिज, नंबर 2 विलियम वर्ड्सवर्थ, नंबर 3 जॉन कीट्स एंड नंबर 4 लॉर्ड बायरन। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मास्टर्स में सबने पढ़ा है, और मास्टर्स में तो पढ़ेंगे ही हम, इवन बैचलर्स में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स। ठीक है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी को जॉन कीट्स ने कॉइन किया था अपने लेटर में। कब लिखा था लेटर? 1817 में ये लेटर उन्होंने लिखा था। क्लियर? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility. Is a poetic philosophy ascribed to. ये जो लाइन है वो किस फिलोसफी या फिर किसकी लाइन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली। तो क्या कह रहे हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस लाइन है कि पोइट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है। कैसी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है? पावरफुल फीलिंग की एंड इमोशन की, जो जिसको आप रिकलेक्ट कर सकते हो कहाँ? ट्रैंक्विलिटी में, शांति में। इज अ पोएटिक फिलोसफी। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में लिखा था और ये बहुत फेमस लाइन है, इसको तो आप लर्न ही कर लो। ठीक है, चलो अब हमारे बहुत से ऐसे प्लेज हैं जिन पे मूवीज भी बनी हैं हमारे बॉलीवुड में, मतलब हॉलीवुड में तो बनती ही हैं बट हमारे बॉलीवुड में भी इस पे मूवीज बनी हैं। तो वही ये मूवीज हैं और ये कुछ प्लेस के नाम है, हमें मैच करना है। ओमकारा, मकबूल, उत्सव, सावरिया। ठीक है, तो ओमकारा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस प्ले ओथेलो पे बेस्ड है। तो ए का सेकंड। ठीक है, मकबूल जो है मैकबेथ, इस पे मैकबेथ। ठीक है, आपका उत्सव जो है मृच्छकटिकम और सावरिया जो है व्हाइट नाइट्स पे बेस्ड है। ओमकारा में अजय देवगन और करीना कपूर मेन एक्टर्स हैं और मकबूल में तब्बू हमारी जो एक्ट्रेस हैं वो मेन लीड में है। क्लियर?
ठीक है, तो ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जो हमारे प्लेस पे बेस्ड हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस किस प्लेस पे मूवीज बनी हैं। तो हो गया इसका एक ऑप्शन से ओमकारा को हमने लगाया ओथेलो से, हमारा आंसर आ गया ए का सेकंड या क्लियर। यहां मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलो, द फर्स्ट इंडियन राइटर टू राइट अ नॉवेल इन इंग्लिश वॉज, दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन। ये आपके यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और सीयूटी पीजी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट, हु इज द फर्स्ट नॉवेलिस्ट? बंकिम चंद्र चैटर्जी। ठीक है, तो इनका बहुत ही फेमस नॉवेल था राजमोहन्स वाइफ, published in 1864, is considered the first Indian novel written in English। ठीक है, ये पूरा फैक्ट है, आप इसको लर्न कर लो। क्या नाम था नॉवेल का, किस ईयर में पब्लिश हुआ, किस लैंग्वेज में लिखा गया और किसने लिखा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज। तो 4 ऑप्शंस है, टोनी मॉरिसन, सेल्मा लैगरलॉफ, पर्ल एस बक एंड ग्रासला डिडाल्डा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सेल्मा लैगरलॉफ। ठीक है, सेल्मा लैगरलॉफ को 1909 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, और ये कहां की थी? ये स्वीडिश राइटर थी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, बैंक वर्ड्स इज, ये किससे क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से, जिसमें आपके लिटरेरी टर्म्स दी हुई हैं। तो जो आपका यूनिट नंबर 3 है लिटरेरी टर्म, उससे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन वाले, या फिर बेसिकली मैच द कॉलम में आ सकता है। तो ये आपके यूनिट 3 किसका क्वेश्चन है? यूनिट 3 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लिटरेरी टर्म पे आया हुआ है। तो ब्लैंक वर्ड्स इज ड्रामेटिक पोइट्री, फ्री वर्ड्स, अनराइम्ड वर्ड्स प्राइमरली इन आइम्बिक पेंटामीटर, या फिर रिफ्लेक्टिव पोइट्री ऑफ एनी लेंथ। हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर 3, दिस इज अनराइम्ड वर्ड्स प्राइमरली इन आइम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स बेसिकली अनराइम होता है, इसमें राइमिंग नहीं होती है, इसमें बस रिदम होता है। ठीक है, नो राइम यूजुअली इन आइम्बिक पेंटामीटर, और इसका यूज किसने किया था? शेक्सपियर और मिल्टन ने किया था। क्लियर। चलो, नेचुरलिज्म इज a synonym of realism, interest in natural body, description of natural world, depiction of life determined by heredity and social environment। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज आर राइट आंसर। नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म क्या है? डिपिक्शन ऑफ लाइफ डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट। नेचुरलिज्म किससे एसोसिएटेड था? एमिल जोला से एसोसिएटेड था। ये क्या आर्ग्यू करता था? इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड सोशल कंडीशंस। क्लियर। चल, व्हाट इज इंटेंशनल फैलेसी? चलिए बताइए आप लोग, व्हाट इज इंटेंशनल फैलेसी? ऑप्शन नंबर 1, द रीडर्स मिस्टेक ऑफ लुकिंग फॉर अ मैसेज इन अ वर्क, टू सी वंस ओन मूड रिफ्लेक्टेड इन अ वर्क, error in attempting to assess the writer's intention, the work not being related to the author। ये भी यूनिट 3 का एक क्वेश्चन है, उसमें भी इंटेंशनल फैलेसी मेंशन की हुई है। द राइट आंसर इज दिस। इंटेंशनल फैलेसी मींस, इंटेंशनल फैलेसी जो टर्म है वो किसने प्रपोज किया था? वीके विम्सर्ट और मोनरो बियर्डस्ली ने प्रपोज किया था इस टर्म को। इसका मतलब था कि किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसका मीनिंग जानने के लिए हमें राइटर के इंटेंशन, राइटर का बायोग्राफी, राइटर की हिस्ट्री में जानने की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? बस टेक्स्ट की जरूरत है। टेक्स्ट दे दो, हम टेक्स्ट की मीनिंग को निकाल लेंगे, हमें राइटर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इट स्टेट दैट द लिटरेरी वर्क शुड बी जज्ड बाय द टेक्स्ट इटसेल्फ। क्या बोला मैंने अभी? टेक्स्ट इटसेल्फ, not by the author's intention। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 15, which of the following books relate to the partition of India? इसमें से कौन सी बुक है या कौन कौन सी बुक्स हैं जो जिसका मेन थीम क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, द ब्रोकन मिरर, ऑप्शन नंबर 2, कूली, ऑप्शन नंबर सी, मिडनाइट फ्यूरीज, एंड ऑप्शन नंबर डी इज आइस कैंडी मैन। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। तो वी ऑल नो कि कूली जो वर्क है उसका थीम पार्टीशन नहीं है। ठीक है, तो
तो हम बी को हटा देते हैं, बी को इसमें से हटाया, इसमें से हटाया, ए डी दोनों में है, ए और डी दोनों में है। मिडनाइट फ्यूरीज का भी जो थीम है वो भी पार्टीशन पे ही बेस्ड है। द राइट आंसर इज ए, सी एंड डी। यस, ब्रोकन मिरर का भी थीम क्या है? पार्टीशन। मिडनाइट फ्यूरीज का भी जो थीम है वो क्या है? पार्टीशन हिस्ट्री। और आइस कैंडी मैन का भी एक पार्टीशन नॉवेल है। और हमारा जो कूली है, इट्स नॉट अबाउट पार्टीशन। क्लियर? चलो, Who among the following is a science fiction writer? इसमें से कौन से राइटर हैं जो साइंस फिक्शन राइटर हैं, जो साइंस फिक्शन लिखा करते थे? ठीक है, वॉल्टर स्कॉट, आइजैक एजिमोव, डैन ब्राउन एंड जॉर्ज इलियट। सो राइट आंसर इज आइजैक एजिमोव। ठीक है, आइजैक एजिमोव इज द ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन राइटर्स। और इनका फेमस वर्क क्या है? फाउंडेशन या फिर आई रोबोट। ठीक है, चलो, Which of the following female characters does not figure in the works by कालिदास? इसमें से कौन सी फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो कालिदास के वर्क्स की मेन कैरेक्टर नहीं थी या फिर कैरेक्टर नहीं थी? उर्वशी, मालविका, वासावदत्ता एंड शकुंतला। ठीक है, तो राइट आंसर इज वासावदत्ता। आपको हम सबको पता है कि शकुंतला इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ कालिदास वर्क अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और ये दो भी आप लर्न कर लो, ये उनके माइनर वर्क्स हैं, बट आपको पता है कि पूछने में तो वो कुछ भी पूछ लेंगे। पूरा दे दिया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, तो हिस्ट्री में वो कहीं भी जा सकते हैं, वो महाभारत से भी कहानी पूछ सकते हैं, इवन क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो कालिदास के फेमस वर्क और कुछ माइनर वर्क्स भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो जो वासावदत्ता जो कैरेक्टर थी वो किससे बिलोंग करती थी? एसोसिएटेड विद शुभांदु, नॉट विद कालिदास। क्लियर? चलो, एट हुज रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द नकाग्निया वॉज द महाभारत नरेटेड? मैंने क्या बोला था कि महाभारत से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, तो किसके रिक्वेस्ट से महाभारत, एट हुज रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द नकाग्निया वॉज द महाभारत नरेटेड? किसके रिक्वेस्ट से महाभारत को नरेट किया गया? ठीक है, वैशंपायन, परीक्षित, संजय या फिर जन्मेजय? सो द राइट आंसर इज जन्मेजय। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे आप तुक्का, मेनली आप तुक्का ही लगा सकते हो क्योंकि इतने डीप क्वेश्चंस पता होना इज नॉट सो इजी। तो जो किंग जन्मेजय थे वो परीक्षित के बेटे थे और उनके रिक्वेस्ट पे जो है महाभारत को नरेट किया गया था। ठीक है, इट्स जस्ट अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आप इसको लर्न कर लेना। चलो, अरेंज द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमें राइटर्स दिए हैं, उनको हमें सेट करना है कि उन्हें किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला। डोरिस लेसिंग, विलियम गोल्डिंग, जेएम कोजी एंड वोल सोइनका। ठीक है, तो वी ऑल नो कि विलियम गोल्डिंग प्रीडेट कर रहे हैं बाकी राइटर्स को, तो कहीं ना कहीं वो आगे हो सकते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें बी पहले आ रहा हो, दिस। ठीक है, और डोरिस लेसिंग को तो बहुत बाद में अवार्ड मिला था, कुछ साल, मतलब आई थिंक 2016 या 17 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। जेएम कोजी को मिला था 2003 में। ठीक है, यस। ठीक है, तो विलियम गोल्डिंग को 1983 में, वोल सोइनका को 1986 में, जेएम कोजी को 2003 में और डोरिस लेसिंग 2007 में, मुझे लगा 2017 में, मैं 10 साल आगे चली गई। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ अपने माइंड में स्टोरीज बना के भी ईयर को लर्न कर सकते हो। मतलब पूरे सारे राइटर्स ने किस किस ईयर में नोबेल प्राइज जीते या बुकर प्राइज जीते या फिर साहित्य अकादमी अवार्ड जीता, सबका रटना बहुत टफ है हमारे लिए। तो आप कुछ कुछ मेन राइटर्स का लर्न कर लो और जिनका नहीं याद होता है उनको अपने किसी फैमिली मेम्बर का, अगर उनका डीओबी उस टाइम है, उस ईयर में वो पैदा हुए थे या फिर कुछ इवेंट था आपके घर में उस टाइम, तो उसे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो, जैसे डोरिस लेसिंग है तो आपका कोई भाई बहन अगर 2007 में पैदा हुआ है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 2007 में मेरा भाई पैदा हुआ था और 2007 में डोरिस लेसिंग को नोबेल प्राइज मिला था, तो ऐसे में भी याद रहे। ठीक है, चलो, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी जॉनरास मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमें ये दिया है मूवमेंट, अब हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करना है। गॉथिक नॉवेल, न्यू गेट फिक्शन,
एक्सप्रेशनिज्म, मेटाफिजिकल पोइट्री। तो वी ऑल नो कि इधर जितने भी वर्क्स लिखे हैं इसमें से मेटाफिजिकल पोइट्री पहले की है, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें डी पहले आ रहा हो गया। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, खिचड़ी पकानी ही नहीं है, ठीक है, बस एक सीक्वेंस होना चाहिए दिमाग में क्लियरली कि ये पहले था, ये बाद में था, वो ये बीच में था, बस हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो मेटाफिजिकल पोइट्री 17th सेंचुरी, गॉथिक नॉवेल आपका 18th सेंचुरी का है, न्यू गेट फिक्शन 19th सेंचुरी, एक्सप्रेशनिज्म 20th सेंचुरी। क्लियर? चलो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। द वॉर्स ऑफ रोजेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये वॉर ऑफ रोजेज है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, सिविल वॉर्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द लेट मिडिल एजेस, wars between the kingdom of England and France, civil wars in England between the Lancastrian and Yorkshire dynasties। ये बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो सिविल वॉर था इंग्लैंड में, वो किसके किसके बीच था? लैंकास्टर और यॉर्कशायर डायनेस्टीज के बीच में। ठीक है, तो हाउस ऑफ लैंकास्टर जिनको हम रेड रोज कहते हैं और हाउस ऑफ यॉर्क जिनको हम व्हाइट रोज कहते हैं। ठीक है, एंडेड विद द राइज ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। इट्स अ फैक्ट बेस्ड थिंग। ठीक है, चलो, द सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द इनलाइटनमेंट वर इनिमिकल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1 इंडिविजुअल लिबर्टी, नंबर 2 रूल ऑफ लॉ, नंबर 3 एब्सोल्यूट मोनार्की एंड नंबर 4 रिलीजियस फ्रीडम। तो हमसे पूछ रहा है कि जो इनलाइटनमेंट है वो किस चीज, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है कह सकते हैं। तो इंडिविजुअल लिबर्टी तो है, रूल ऑफ लॉ, रिलीजियस फ्रीडम, एब्सोल्यूट मोनार्की इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, इनिमिकल में होता है विरोधी, किस चीज का ये विरोध कर रहा है, किस चीज के ये साथ नहीं है, ओपोनेंट कह सकते हैं हम, तो एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट क्या क्या प्रमोट करता है देख लेते हैं। रीजन को, लिबर्टी को, डेमोक्रेसी को और इंडिविजुअल राइट को, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, इन सारी चीजों को वो प्रमोट करता है। और किसको प्रमोट नहीं करता है? एब्सोल्यूट मोनार्की को। क्लियर? चलो, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देख रहे हो कि कितना क्वेश्चन आ चुका है क्रोनोलॉजी से, और क्रोनोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इवन इन नेट, इवन इन सेट, इवन इन COT PG, क्रोनोलॉजी तो आएगी ही आएगी। ठीक है, प्री रेफलाइट्स, एडवर्डियन, द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, स्टर्म एंड ड्रैंग। तो अगर एक सीक्वेंस बनाए तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री आगे आती है बाकी चीजों से, तो सी आपके दो ऑप्शंस में है। ठीक है, सी के बाद ए या सी के बाद डी, स्टर्म एंड ड्रैंग या फिर प्री रेफलाइट। तो आई थिंक स्टर्म एंड ड्रैंग, तो मे बी आंसर नंबर 3। यस, आंसर नंबर 3 मे बी। मैंने भी कहा मे बी, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो सकती हूँ, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर दो ऑप्शंस में दिया है तो आप उसके साथ जाओ जो आपको ज्यादा लग रहा हो कि हाँ ये तो ज्यादा है। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड स्कूल इज ऑफ मिड 18th सेंचुरी, स्टर्म एंड ड्रैंग लेट 18th सेंचुरी, प्री रेफलाइट इज 1840 ऑनवर्ड्स की है, और एडवर्डियन आपकी अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, चलो, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स बाय द डेट ऑफ बर्थ। मतलब लाइन से क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आए जा रहे हैं, मतलब पढ़ते रहो क्रोनोलॉजी। जयशंकर प्रसाद, दुष्यंत कुमार, प्रेमचंद, अमृता प्रीतम। ठीक है, ये हमारे इंडियन लिटरेचर के राइटर्स हैं, जिसमें से दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल, कहीं कहीं लॉजिक लगाना भाई, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी चीजें रट लो या सारी, क्योंकि मतलब रट लो या समझ लो, कहीं कहीं लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। तो अगर हम एक लॉजिक लगाएं कि प्रेमचंद तो पहले के हैं, तो अगर हम सी को पहले करें तो ये आंसर आ रहा है आपका। सी के बाद ए जयशंकर प्रसाद, देन अमृता प्रीतम, देन दुष्यंत कुमार। मे बी देख लेते हैं, सही है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको इंग्लिश में लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। प्रेमचंद्र 1880, जयशंकर प्रसाद 1889, अमृता प्रीतम 1919 एंड दुष्यंत कुमार 1933। क्लियर? चलो, Which of the following autobiographies by Indian women is the earliest? इसमें से कौन सी बायोग्राफी है
ऑटोबायोग्राफी है जो कि इंडियन वुमेन ने लिखी थी सबसे पहले। रामाबाई रनादे का आर लाइफ टुगेदर, रासा सुंदरी देवी का माई लाइफ, उर्मिला पवार का द वीव ऑफ माई लाइफ और लक्ष्मीबाई तिलक का द मेमोइर्स ऑफ अ स्पिरिटेड वाइफ। तो द राइट आंसर इज रासा सुंदरी देवी का माई लाइफ। ठीक है, इट्स ऑल्सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। माई लाइफ जिसका एक और नाम है अमर जीवन या जीवन, ठीक है, 1876 में पब्लिश हुआ था। इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमेन। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जिसमें हम खुद की कहानी लिखते हैं, बायोग्राफी जिसमें मेरी कहानी कोई और लिख रहा है। ठीक है, चलो मैच द कॉलम आ चुका है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। यूटिलिटरियनिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, एम्पिरिसिज्म एंड रैशनैलिटी और पैंथेइज्म, इमैनुअल कांट, बरूक स्पिनोजा, जेएस मिल और रेने डेस्कार्टे। तो यूटिलिटरियनिज्म इज ऑफ जेएस मिल। तो इफ हम मैच करें ए को 3 से तो हमारा आंसर आ सकता है, आ गया। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी रेने डेस्कार्टे, एम्पिरिसिज्म एंड रैशनैलिटी इमैनुअल कांट और पैंथेइज्म बरूच स्पिनोजा। ठीक है, मैंने ये चीजें अभी आपको पीछे बता दी हैं। आंसर नंबर 4, बस एक ऑप्शन से आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ तमिल टेक्स्ट सिलापट्टिकरम। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोचोगे कि ये क्या आ गया। ठीक है, तो तमिल टेक्स्ट था एक सिलापट्टिकरम, उसका कौन सा पार्ट नहीं है? कोलम, पुहार, मदुरई और वांशी। तो कोलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलापट्टिकरम। यस, ठीक है, सिलापट्टिकरम के क्या क्या पार्ट्स थे? ये तीनों। ठीक है, इसको लर्न कर लेना आप लोग बेसिकली। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नजीम इज़ेकल्स पोयम। वी ऑल नो कि नजीम इज़ेकल हमारे इंडियन लिटरेचर में कितने इंपॉर्टेंट हैं। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री। ठीक है, एंटरप्राइज, माई ग्रैंडमदर्स हाउस, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एंड ऑन किलिंग अ ट्री। वी ऑल नो कि माई ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास ने लिखा था, तो हम बी को हम एलिमिनेट कर देंगे। बी को एलिमिनेट किया। ए सी डी बी डी, बी डी नहीं, ए सी और ए सी डी। ए सी तो है ही, डी ऑन किलिंग अ ट्री इज रिटन बाय गिव पटेल, तो ये भी नहीं है। तो ए एंड सी। ठीक है, ओके, माई ग्रैंडमदर्स हाउस इज बाय कमला दास एंड ऑन किलिंग अ ट्री इज बाय गिव पटेल। ठीक है, चलो, which figure of speech is used in Spenser's sonnet? Sweet warrior, when shall I have peace with thee? ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो स्वीट वॉरियर, स्वीट एंड वॉरियर ऑपोजिट टर्म्स, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन जो है वो दो अपोजिट आइडियाज को कंबाइन करता है, जैसे कि कह लो यहाँ पे आप स्वीट वॉरियर या फिर लव हेट, ठीक है, या फिर फायरी आइस। तो ऐसे दो अपोजिट आइडिया को साथ में जब कंबाइन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। इसको क्यों हम करते हैं? पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए इसको हम अपनी पोइट्री में डालते हैं। क्लियर? चलो, विच statements are correct in the context of Coleridge's understanding of fancy and imagination? फैंसी एंड इमेजिनेशन को लेकर हमें 4 स्टेटमेंट दी है, हमें बताना ये क्या क्या सही है। तो फैंसी और इमेजिनेशन एस.टी. कॉलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफिया एंड लिटरेरिया में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो फैंसी इज अ मैकेनिकल फैकल्टी, यस। इमेजिनेशन इज ऑर्गेनिक, रिजॉल्व्स dialectical oppositions, yes. Fancy is mimetic, imagination is creative, yes. Fancy is real, poetic creativity, no. तो डी को हम एलिमिनेट कर देंगे। ए बी एंड सी, ठीक है। पोएटिक क्रिएटिविटी, फैंसी इज नॉट द
पोइटिक क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन में भी सेकेंडरी इमेजिनेशन इज द पोइटिक क्रिएटिविटी। सेकेंडरी इमेजिनेशन को कॉलरिज ने बोला है कि ये ऐसी क्वालिटी है जो बेसिकली आर्टिस्ट या फिर पोइट्स में होती है, कुछ नया क्रिएट करने की। और प्राइमरी जो इमेजिनेशन होती है वो हमें भी हो सकती है। ठीक है, चलो ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। मैच द कॉलम। ठीक है, अब हमें आ चुका है राइम स्कीम को मैच करना है हमारे सोनेटियर्स से, पेट्रार्कन, जॉन मिल्टन, स्पेंसर एंड शेक्सपियर। तो शेक्सपियर की जो राइम स्कीम है वो है ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। तो डी का वन हो गया। और स्पेंसर की थी, बताती हूं मैं, देखो शेक्सपियर की क्या थी, ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। बहुत प्यारा है सारा। हाँ, और हमारे स्पेंसरियन सोनेट का क्या था कि ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन ई। तो देखो इसमें थोड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, बट अगर आप ये दोनों याद कर लो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं। तो इसमें ए बी है, बी के बाद क्या आता है सी, तो फिर सी डी, डी के बाद क्या आता है ई, तो ई एफ के बाद क्या आता है जी, तो जी। ठीक है, बट स्पेंसरियन सोनेट में क्या है, ए बी, बट हम बी को फिर यहां ला रहे हैं, इंटरनल राइमिंग, बी सी, फिर सी को हम फिर यहां ला रहे हैं, सी डी, और ई डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है। तो स्पेंसरियन सोनेट कौन सा है आपका, दिस, सी का सेकंड। ठीक है, क्लियर। बाकी भी देख लें। तो हमारे जॉन मिल्टन का क्या था, ए बी बी ए, सी डी ई, और पेट्रार्कन सोनेट ए बी बी ए, सी डी ई। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अब्बा सी डी सी। ठीक है, ट्रिक बना के याद करो, ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर, समझा दिया मैंने इसको आपको। चलो, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एरिस्टोटल एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी इन पोइटिक्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि एरिस्टोटल ने जो एनालिसिस दिया था पोइटिक्स में ट्रेजेडी के बारे में, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट उस रिगार्डिंग सही है। तो ट्रेजेडी इज माइमेसिस, tragedy intent catharsis of pity and fear, yes. Tragic hero is an everyday person with ordinary moral worth, no. Hamartia lead the tragic hero into suffering, yes. इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हमार्शिया के वजह से, मतलब फ्लॉ की, उस फैटल फ्लॉ की वजह से जो है उस ट्रैजिक हीरो का डाउनफॉल होता है, उस सफरिंग में जाता है। ये भी सही है, बट ये गलत है। तो सी किस ऑप्शन में है उसको हम हटा देते हैं, इसको हटाया, इसको हटाया, राइट ऑप्शन मिल गया। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, कि एक ऑप्शन अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है, उसको हटा के आप तीनों को सही कर लो। ठीक है, चलो। तो ट्रेजेडी इज माइमेसिस या इमिएशन, प्रोड्यूस कैथारसिस ऑफ पिटी एंड फियर, कैथारसिस प्रोड्यूस होती है, और हेमार्शिया की वजह से हमारे जो लीडर है उसका डाउनफॉल होता है। बट ट्रेजिक हीरो जो है वो कोई भी कॉमन मैन या ऑर्डिनरी मैन नहीं होता, वो एक हीरोइक फिगर होता है बेसिकली। ठीक है, या फिर नोबल पर्सन होता है ऑफ अ हाई रैंक। चलो, अब हमें प्ले राइट को मैच करना है उनके प्लेस से। जॉन ऑसबर्न, अर्नल्ड वेस्कर, हैरोल्ड पिंटर और टेनेसी विलियम्स। जॉन ऑसबर्न, लुक बैक इन एंगर, ए का सेकंड, देखा। ठीक है, आ गया एक आंसर से आपका आंसर। जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर, आर्नल्ड वेस्कर का चिकन सूप विद बार्ले, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, और टेनेसी विलियम्स का द ग्लास मिनाज। ठीक है, क्लियर। चलो, अरेंज लिटरेरी पीरियड्स मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आ गया क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन। हर जो सीक्वेंस होता है 1 to 10, 11 to 20, उसमें 2 क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी के जरूर मिलने वाले हैं, इतना तो फिर फिक्स है। ठीक है, रेस्टोरेशन एज, आर्ट फॉर आर्ट सेक, एज ऑफ सेंसिबिलिटी,
हर्लेम रेनेसां। तो अगर हम देखें तो आपकी रेस्टोरेशन एज प्रीडेट कर रही है बाकी चीजों को, तो ए पहले आ रहा है, ए 2 में पहले आ रहा है। फिर आपकी एज ऑफ सेंसिबिलिटी, तो मे बी दिस, ठीक है। रेस्टोरेशन एज को हम और क्या बोलते हैं, एज ऑफ ड्राइडन, क्या बोलते हैं, एज ऑफ ड्राइडन, ठीक है। क्या किया था हमने, हाँ ठीक है, ACBD। टाइमिंग देख लीजिए, 1600 टू 1700 की आपकी रेस्टोरेशन एज है। देन आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी, देन आर्ट फॉर आर्ट सेक, देन हर्लेम रेनेसां, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये आपके इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन है, इंडियन लिटरेचर कह लो, हाँ। कबीरा वॉज निर्गुणा भक्ति पोएट, अलवर्स एंड नारायणास वर भक्ति पोएट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, लाल डेट वॉज भक्ति पोएट फ्रॉम राजस्थान, और शंकर देव रोड भक्ति सॉन्ग बौर गीत इन ब्रजबोली। अब ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको मतलब फैक्ट्स याद हो, बिकॉज ये क्लासिकल इंडियन लिटरेचर में जा चुका है, ठीक है। और इंडिया के हर कॉर्नर से 4 चीजें पिक की हैं, तो आई थिंक आंसर थर्ड इज, हाँ। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि लाल देद वॉज फ्रॉम कश्मीर, नॉट फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके करेक्ट थे। दे आर ऑल फैक्ट बेस्ड चीजें जिनको आप बस पढ़ लो एक बार, ठीक है। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर, हमें बताना है कि कौन से राइटर्स हैं इसमें से जो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे। एज़रा पाउंड, T.S. एलियट, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थरो। दीज 2 आर द अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट, C and D, ठीक है। रॉल्फ वाल्डो की एक बहुत ही फेमस पोएम है ब्रह्मा, जिसको हम अपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ते हैं, और वो बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, ठीक है। तो Ezra Pound and T.S. Eliot belongs to modernism, not to American transcendentalist movement. चलो, which of the following is not a work by R.K. Narayan? हमें बताना है कि कौन सा वर्क R.K. नारायण का नहीं है, not। ये तो पहले देख लेना कि not है कि नहीं है, पता चले हो कि which of the following is not a work, और आप कौन सा वर्क है वो लगा के आ जाओ। तो ये बहुत ही माइनर सी चीज है जिसपे आपको फोकस करना पड़ेगा। द गाइड, अनटचेबल, मालगुडी डेज, इंग्लिश टीचर। अनटचेबल, ठीक है। अनटचेबल हमारे R.K. नारायण का नहीं है, अनटचेबल वॉज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। बाकी द गाइड, मालगुडी डेज और इंग्लिश राइटर हमारे R.K. नारायण का था, ठीक है। R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव, इन 3 राइटर्स को तो आप बिल्कुल से पढ़ के जाना, मिस मत करना। कोई भी वर्क हो, माइनर वर्क्स के ईयर, क्रोनोलॉजी, मेन वर्क्स के कैरेक्टर्स और उसकी इंटीग्रिटी में भी घुस जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलो, अब हमें पोएम्स को मैच करना है उनके पोएट से। फ्रीडम टू द स्लेव, अ पोएट फॉर मदर, ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर वाज रिटन बाय जयंत महापात्रा, डी का सेकंड, दिस नंबर 1, यस नंबर 1। तो फ्रीडम टू द स्लेव इज रिटन बाय हेनरी विवियन डेरेजियो, अ पोएम फॉर मदर रॉबिन एस, and of mothers among other things was by A.K. रामानुजन, और ग्रैंडफादर आपके जयंत महापात्रा ने लिखा था। एक वर्क अगर श्योर हो, बाकी में कंफ्यूज हो, तो उससे भी आंसर आ सकता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी। अभी मैंने बताया था ऑटोबायोग्राफी में और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हाउ आई बिकेम अ हिंदू, ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा, विंग्स ऑफ फायर और लोन फॉक्स डांसिंग। तो ऑल लीड्स टू गंगा इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, और विंग्स ऑफ फायर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है। चलो, तो ऑल रोड्स लीड टू गंगा इज नॉट अ बायोग्राफी, इट्स अ ट्रैवल स्पिरिचुअल नैरेटिव बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। चलो, shimmering snow on the southern slope of the Shimla hills is an example of oxymoron, allegory
ऑनोमैटोपिया एंड एलिटरेशन। हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो अगर आप नोटिस करो तो एस, शिमरिंग, स्नो एस, सदर्न एस, स्लोप एस, शिमला एस। ठीक है, 5 जगह एस की साउंड आ रही है, तो इट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन में वर्ड्स के बिगनिंग का जो साउंड रहता है वो सेम रहता है, और वो मतलब किसका होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एस इज अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का जो साउंड है अगर वो स्टार्टिंग में सेम आ रहा है तो दैट्स एलिटरेशन। ठीक है, हो गया। रिपीटेड एस साउंड है तो वो हमारा क्या है, एलिटरेशन। फिगर ऑफ स्पीच से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप फिगर ऑफ स्पीच एक बार पढ़ जाओ, 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अभी हमने 2 या 3 तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। हु इज कंसिडर्ड द कंपाइलर ऑफ वेदास? किसके कंपाइलर पूछ रहा है, वेदास के। तो वी ऑल नो व्यास मुनि। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो, अरेंज दीज इंडियन राइटर्स ऑफ ईयर बाय ईयर ऑफ बर्थ। अब इनके ईयर ऑफ बर्थ से हमें इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। इस्मत चुगताई, गुरदयाल सिंह राही, हरिवंश राय बच्चन, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इन सबसे पहले के थोड़े राइटर हैं, मतलब पहले उनका बर्थ हुआ था। तो डी अगर हम फर्स्ट नंबर पे करें तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि आपको सारे राइटर्स का बर्थ डेट पता हो, बर्थ ईयर पता हो, बट कौन पहले का राइटर है कौन बाद का, ये तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का किस ईयर में उन्होंने बॉर्न किया था, 1876, हरिवंश राय बच्चन 1907, इस्मत चुगताई 1915 और गुरदयाल सिंह 1933। तो बस इतना पता है कि वो शायद पहले के राइटर थे और ये शायद बाद के राइटर थे, तो उससे हम एक सेट क्रिएट कर लें और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। Which one of the following author is not from Caribbean region? कौन से हमारे राइटर हैं वो कैरिबियन रीजन के नहीं हैं? डेरेक वॉलकॉट, एडवर्ड ब्रेथवेट, पैट्रिक वाइट एंड एमी सीजर। पैट्रिक वाइट, ठीक है, पैट्रिक वाइट वॉज ऑस्ट्रेलियन, नॉट बिलोंग टू कैरिबियन रीजन। ठीक है, चलो, राइटर्स और उनकी नेशनैलिटी। 2026 में भी इससे क्वेश्चन आया था और 2025 में भी इससे क्वेश्चन आया है। अरविंद अधिगा, आर के नारायण, रोहिंटन मिस्त्री, जुम्पा लाहिरी। तो वी ऑल नो कि आर के नारायण जो है वो इंडिया से बिलोंग करते थे, वो इंडिया के थे। नहीं पता सबका हमें, कोई बात नहीं, हमें पता है कि आर के नारायण जो थे वो इंडिया से थे। तो बी का 4 यहाँ आ रहा है और बी का 4 यहाँ आ रहा है। तो अगर आप नोटिस करो तो सी का 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी का 1, मतलब यहाँ पे भी है और सी का 1 यहाँ पे भी है। सी हमारे रोहिंटन मिस्त्री, तो रोहिंटन मिस्त्री इज ऑफ कनाडा। तो 2 ऑप्शंस तो हमारे पता चल गए हमें, इंडिया और कनाडा, बच गया यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी जुम्पा लाहिरी जो थी, शी इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो डी का सेकंड, आंसर नंबर 4 आई थिंक, यस, आंसर नंबर 4। अरविंद अधिगा इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आर के नारायण इंडिया से, रोहिंटन मिस्त्री कनाडा से और जुम्पा लाहिरी आपके यूएसए से। ठीक है, 4 ही करा ना मैंने, हाँ। चलो, सीक्वेंस नोबेल प्राइज विनर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिसीविंग द अवार्ड। मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी का आएगा ही आएगा। ठीक है, टी.एस. एलियट, सैमुअल बेकेट, बॉब डायलान एंड डब्ल्यू.बी. ईट्स। तो अगर कॉमन सेंस का यूज करें हम, ठीक है, नहीं पता हमें पूरा एकदम प्रॉपर ईयर हमें नहीं पता, तो वी ऑल नो कि डब्ल्यू.बी. ईट्स पहले के राइटर हैं, तो उन्हें शायद पहले मिला हो। तो अगर हम डी को पहले कर देते हैं, डी को पहले कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, और बॉब डायलान को बहुत ही रिसेंट में जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 2016 में। क्लियर, डब्ल्यू.बी. ईट्स 1923, टी.एस. एलियट 1948, सैमुअल बेकेट 1969 और बॉब डायलान 2016। क्लियर, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुक ऑफ ग्रामर? कि कौन सी बुक है वो ग्रामर पे बेस्ड है, एंशिएंट बुक ऑफ ग्रामर है हमारा? प्रश्न उपनिषद, अष्टाध्यायी, नाट्यशास्त्र, मेघदूत। अष्टाध्यायी,
नाट्यशास्त्र तो ड्रामा पे बेस्ड थी, या अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, जो कि है फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ संस्कृत ग्रामर। ठीक है, प्रश्नोपनिषद फिलोसफी पे बेस्ड है, नाट्यशास्त्र ड्रामा पे, ड्रामेटिक्स या ड्रामा पे बेस्ड है, और मेघदूत पोएट्री है कालिदास की। ठीक है, तो क्लासिकल इंडियन लिटरेचर से दो तीन क्वेश्चंस तो आ ही चुके हैं अभी तक। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इनलाइटनमेंट एज। हमें बताना है कि इनलाइटनमेंट एज के लिए क्या ट्रू नहीं है, क्या ट्रू नहीं है। इनकरेज्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ सुपरनैचुरल इन लिटरेचर, ये तो पहले ही गलत लग रहा है। Jonathan Swift and Voltaire are prominent authors of the age. Yes. The age paved the way for rise of novel. Yes. It is known for many satirical writings. Yes. तो ये हमारा कैरेक्टर नहीं है, किसका? इनलाइटनमेंट एज का, बाकी तीनों है। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट किस किस चीज को एम्फसाइज करता था? रीजन को, साइंस को, लॉजिक को, रेशनल इक्वालिटी को, रिलीजियस फ्रीडम को, इन सारी चीजों को ये एम्फसाइज करता था। इनलाइटनमेंट एज से अभी हमने एक क्वेश्चन आगे भी सॉल्व किया है। ठीक है, और क्या था पहला स्टेटमेंट? कि इनकरेज एक्सप्लोरेशन ऑफ सुपरनैचुरल। तो इनलाइटनमेंट एज सुपरनैचुरलिज्म को एक्सप्लोर नहीं करता था। कौन करता था? रोमांटिसिज्म या फिर गॉथिक लिटरेचर में सुपरनैचुरलिज्म की थीम आपको मिल सकती है। ठीक है, क्लियर? चलो, विच एलिमेंट ऑफ ड्रामा वॉज टर्म्ड एज माइथोस बाय एरिस्टोटल। कि कौन सा जो टर्म है वो मतलब कि एरिस्टोटल ने किस एलिमेंट को माइथोस बोला है ड्रामा में? कैरेक्टर, फंडामेंटल यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, प्लॉट या फिर प्रोटैगोनिस्ट। तो हमारा ये है प्लॉट। माइथोस का मतलब प्लॉट। माइथोस प्लॉट, इथोस कैरेक्टर, डियानिया थॉट। ठीक है, तो ये जस्ट अ फैक्ट बेस्ड थिंग, आप इसको लर्न कर लो। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गॉथिक। गॉथिक लिटरेचर से कौन सी राइटर हैं जो एसोसिएटेड हैं? मैरी शेली, लियो टॉल्स्टॉय, एज़रा पाउंड एंड चिनुआ अचीबी। तो वी ऑल नो मैरी शेली। मैरी शेली का बहुत फेमस वर्क है फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि गॉथिक लिटरेचर का वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्रैंकेनस्टाइन। चलो, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ बर्थ। फिर से आ गया बर्थ का क्वेश्चन, हमें लगाना है क्रोनो में। तुरुदत्त, जुम्फा लहरी, आर के नारायण, अनीता देसाई। अभी तो मेन राइटर्स हैं, इनका तो याद करना पड़ेगा। तुरुदत्त जो है पीरियड करती है बाकी राइटर्स को। ठीक है, तो ए को हम पहले लगाएंगे, ACDB। ठीक है, ACDB, ये रहे आपके ईयर्स, आप इसको लर्न करो। तुरुदत्त 1856। ठीक है, आर के नारायण 1906, अनीता देसाई 1937 एंड जुम्फा लहरी 1967। ठीक है, 37, 67 आप इसको लगा सकते हो ऐसे कि अनीता देसाई के जो भी बर्थ ईयर था उसके 30 साल बाद जुम्फा लहरी का था, तो 1967। ऐसा कुछ क्रिएट कर लो दिमाग में ताकि लर्न हो जाए। मुझे भी लर्न हो जाएगा कि अनीता देसाई 1937 तो जुम्फा लहरी 1967। ठीक है, चलो, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया। जॉनराज हैं और ये आपकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, सोनेट, लिरिक, एपिक, एलेजी। तो सोनेट की बात कर ले पहले। तो सोनेट कैसी पोएम्स होती हैं? जो 14 लाइंस में होती हैं, जिसकी 8 लाइंस को हम बोलते हैं ऑक्टेव। पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ऑक्टेव, और 6 लाइन को बोलते हैं हम सेस्टेट। ठीक है, तो राइटर जो होता है वो इस 8 लाइंस में कोई प्रॉब्लम बता रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम। जैसे जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो वो भी सोनेट है, 14 लाइन की पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो ऑक्टेव मतलब शुरुआत के 8 लाइनों में वो अपनी प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं भगवान से, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं कंप्लीटली। तो वो भगवान से कह रहे हैं कि वाई, क्यों, मतलब मैं क्यों अंधा हो गया? अभी तो मुझे कितना कुछ करना था, मेरे पास कितना टैलेंट है, मैं क्या करूं? फिर आखिरी के 6 लाइन में सेस्टेट में उसका सोल्यूशन भी बता रहे हैं। उनकी जो इनर वॉइस है, इनर फेथ है, वो उनको कंसोल भी कर रही है। तो स्टार्टिंग का जो 8 लाइन होता है उसमें प्रॉब्लम्स होता है या फिर कंप्लेन होता है, और एंडिंग का जो 6 लाइन होता है उसमें सोल्यूशन होता है, या फिर कोई वॉइस, इनर वॉइस या फिर कोई और वॉइस उसको कंसोल कर रही होती है। तो सोनेट जो है पोएम ऑफ 14 लाइन्स, तो ए का 4,
ए का 4 यहाँ पे भी है, ए का 4 यहाँ पे भी है, इसमें भी देखो सी का 1 भी है, सी का 1 भी है। एपिक, सी का 1, एपिक लॉन्ग वर्ड्स नैरेटिव ऑन सीरियस सब्जेक्ट, यस वी ऑल नो। एलिजी देख लेते हैं, एलिजी फॉर्मल एंड सस्टेन्ड लेमेंट इन वर्ड्स, या लेमेंट तो करते हैं हम एलिजी में, तो डी का सेकंड, डी का सेकंड, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। ठीक है, तो सोनेट 14 लाइन पोयम, लिरिक पर्सनल इमोशन या थॉट्स, एपिक लॉन्ग नैरेटिव पोयम, या एलिजी पोएटिक लेमेंट। ठीक है, एलिजी में बेसिकली हम लेमेंट, राइटर जो है वो लेमेंट कर रहा होता है किसी के खत्म होने का, और लिरिक में क्या होता है कि पर्सनल इमोशन या थॉट्स होता है, और आपकी एपिक होती है वो लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है। क्लियर? चलो, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट अ हीरोइक कपलेट। कपलेट, हीरोइक कपलेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही है? अ मीटर दैट सेलिब्रेट हीरोइज्म, अ राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स लाइन इन iambic pentameter, a meter used in tragedy, a 4-line stanza with end rhyme। तो a rhyming pair of words line in iambic pentameter। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके हीरोइक कपलेट का। चलो, Seeth, he says, me and you, we got more yesterday than anybody. We need some more kind of tomorrow. Which figure of speech is used here? Hyperbole, antithesis, irony and metaphor। बताना है कि फिगर, देखो फिगर ऑफ स्पीच से कौन सा क्वेश्चन है ये, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो लाइन में एक बार यूज हुआ yesterday और एक बार यूज हुआ tomorrow, तो ये हो गया आपका एंटीथेसिस। ठीक है, कंट्रास्ट जब होता है कि मतलब दो अलग अलग चीजें, yesterday भी है, tomorrow भी है, डे भी है, नाइट भी है, ऐसे कुछ दो अपोजिट चीजें होती हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो वो होता है आपका एंटीथेसिस। ठीक है, चलो, इनटू द डार्कनेस दे गो वाइज एंड द लवली, क्राउन्ड with lilies and with laurels they go but I am not resigned। which form of poetry would these lines be classified as? pastoral, elegy, ode, lyric। ठीक है, ये फेमस लाइन है बिलवेड की बाय टोनी मॉरिसन। बिलवेड किसका है? टोनी मॉरिसन का। तो देखो, इनटू द डार्कनेस दे गो, डार्कनेस मतलब यहां डेथ, दे गो कौन? वाइज एंड लवली, मतलब वाइज और लवली पीपल खत्म हो जाते हैं। क्राउन्ड विथ लिलीज एंड लॉरियस दे गो बट आई एम नॉट रिजाइन, तो कहीं ना कहीं इसमें डेथ की बात हो रही है, तो जहां डेथ की बात हो तो उसको हम एलिजी बोल सकते हैं। तो क्या है ये आपकी एलिजी है। ठीक है, चलो, जिसमें क्या हो रहा है, एक लेमेंटेशन हो रहा है, एक मॉर्निंग हो रही है किसी के डेथ पे। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑप्शंस आर करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म के रिगार्ड में कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है? फोकस ऑन क्लासिकल थीम्स ऑफ हीरोइज्म, नो, गलत है। प्रमोट द आइडिया ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यस। चैलेंजेस ग्रैंड नैरेटिव, यस। फोकस ऑन मेटाफिक्शन एंड इंटरटेक्चुअलिटी, तो ये हमें पहले ही पता है कि क्लासिकल थीम तो नहीं है हीरोइज्म की पोस्ट मॉडर्निज्म में, तो एक को हम हटा देते हैं, यहां से हटाया, यहां से हटाया, यहां से हटाया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, बी सी एंड डी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ग्रैंड नैरेटिव्स को चैलेंज करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, और मेटाफिक्शन या फिर इंटरटेक्चुअलिटी का यूज करता है। डज नॉट फोकस ऑन ट्रेडिशनल हीरोइक आइडियल्स, ऐसी चीजें नहीं होती जिसमें बहुत ही किसी ब्रेव हीरो की कहानी सुनाई गई, जैसे बियोवुल्फ, तो ऐसी स्टोरी आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो, अरेंज जनपथ अवार्ड्स इन ऑर्डर ऑफ रिसीविंग द अरेंज जनपथ अवार्डीज इन ऑर्डर ऑफ रिसीविंग द अवार्ड। हमें राइटर्स को क्रोनो में पुट करना है कि उन्हें किस ईयर में जनपथ अवार्ड मिला। अमिताभ घोष, महादेवी वर्मा, नीलामणि फूकन, गिरीश कर्नाड। तो गिरीश कर्नाड को पहले मिला था ये अवार्ड। डी को हम अगर फर्स्ट पे रखें, डी को नहीं मिल रहा,
नहीं, मतलब मैं गलत सोच रही हूँ। अमिताभ घोष, महादेवी वर्मा, नीलामणि फूकन या गिरीश कर्नाड? अमिताभ घोष, इफ अमिताभ घोष, तो हमारा आंसर आ सकता है 1। आई एम नॉट श्योर, मुझे लाइन से याद नहीं है, बट शायद अमिताभ घोष को पहले मिला था। आंसर देख ले। नो, आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब जनपीत अवार्ड नहीं याद है, मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड याद किया आपने, नोबेल प्राइज याद कर लिया, बुकर प्राइज याद कर लिया, ये मेन हो गए। अब जनपीत अवार्ड वगैरह इतने मेन नहीं है, तो ईयर देख लेते हैं एक बारी। महादेवी वर्मा को पहले मिला था, 1982 में मिला था। गिरीश कर्नाड को 1998 में मिला था। अमिताभ घोष को 2018 में मिला था। और नीलामणि फूकन को मिला था 2021 में। ये बहुत ही रिसेंट का है, इसको लर्न कर लेते हैं कि नीलामणि फूकन को 2021 में मिला था, मतलब बहुत ही लेटेस्ट में मिला है। क्या मिला है? जनपीत अवार्ड। तो अगर हमें ये पता रहे कि नीलामणि फूकन को सबसे पहले इधर मिला है, लेटेस्ट में मिला है, तो हम सी को लास्ट में रखते हैं। तो फिर 2 ऑप्शन में तो हमें पहुंच जाएंगे हम। बी इसमें पहले है, मतलब महादेवी वर्मा को पहले मिला है। डी और ए, अमिताभ घोष और गिरीश कर्नाड को हमें लगाना है बस। तो गिरीश कर्नाड ऑफकोर्स अमिताभ घोष से पहले के राइटर हैं, पहले मिला होगा, तो डी को पहले जाएंगे, तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको क्रिटिसिज्म? इको क्रिटिसिज्म का क्या कैरेक्टर नहीं है? इको क्रिटिसिज्म repudiates the idea of constructedness of nature। ठीक है, repudiates का मतलब opposite, ठीक है, या फिर मतलब एकदम रिजेक्ट करना। Nature is culturally, socially and linguistically constructed। No, nature is reducible to a concept within our own culture practice। क्या पूछ रहा है? Not a characteristics। ठीक है, calling something nature as simply given avoids the politics behind it। Yes। तो क्या इको क्रिटिसिज्म रिप्यूडिएट्स द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टेडनेस ऑफ नेचर? यस, इको क्रिटिसिज्म रिजेक्ट करता है किसको? कंस्ट्रक्टेडनेस को। कंस्ट्रक्टेडनेस मींस आर्टिफिशियली ग्रो करना, तो नेचर जो है वो आर्टिफिशियली ग्रो नहीं करती है। ठीक है, और नेचर इज नॉट रिड्यूसिबल टू अ कंसेप्ट विद इन आवर ओन कल्चर प्रैक्टिस। तो नेचर का जो कंसेप्ट है वो हमारे कल्चर से बस नहीं निकलता है। कॉलिंग समथिंग नेचर, किसी भी चीज को नेचर बोल देना, फिर नेचुरल बोल देना। ठीक है, एज सिंपली गिवन। ठीक है, किसी भी चीज को हम कहते हैं कि ये बहुत नेचुरल है, तो अवॉइड द आइडिया, अवॉइड द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट, उसके पीछे का पॉलिटिक्स को वो हटा देती है। तो यस। और नेचर इज कल्चरली, सोशली एंड लिंग्विस्टिकली कंस्ट्रक्टेड। नो, नेचर जो है बस कल्चरली, सोशली और लिंग्विस्टिकली कंस्ट्रक्टेड नहीं होती है। तो ये हमारा राइट आंसर है, और दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको क्रिटिसिज्म। ठीक है, आंसर नंबर 2। चलो, आइडेंटिफाई थीम्स एंड आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर। हमें बताना है कि इसमें से जो कौन से आइडियाज हैं वो मॉडर्निस्ट लिटरेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेटेड एंड डिसइल्यूजनमेंट, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म, फोकस ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिनेटेड सेल्फ, द लिनियरिटी ऑफ टाइम। ठीक है, तो आइडेंटिफाई थीम्स एंड आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन मॉडर्निस्ट, तो ये तो एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब हमारा सही है, ये भी सही है। फोकस ऑन, ये भी सही है। द लिनियरिटी ऑफ टाइम, नो, डी हमारा गलत है, डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है। राइट आंसर ये है हमारा। ठीक है, तो क्या क्या मॉडर्निज्म एक्सप्लोर करता है? फ्रेगमेंटेशन को, एलिनेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, और इसमें एक लीनियर टाइमलाइन नहीं होती है, मतलब टाइमलाइन बहुत ही उथल पुथल होती है, बिखरी हुई होती है। ठीक है, चलो। Which literary term is in list 1 with the definition in list 2? हमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ चुका है फिगर ऑफ स्पीच से। हमारा कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th या 5th क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच से। मेटाफर, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरॉन एंड आयरनी। तो मेटाफर, कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज, ये हमारा मेटाफर है। जैसे कि शी इज लॉयन, ठीक है, या फिर हर करेज इज, नहीं, हाँ, शी इज लॉयन, तो वो लॉयन जैसी है, मतलब वो बहुत ब्रेव है, और हम वो, तो ये मेटाफर हो गया। और हम बोले कि शी इज एज ब्रेव एज लॉयन, तो एज लगा दिया तो वो हो गया सिमली। तो दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, वहां एज और लाइक का यूज हो रहा है सिमली में, और जहां एज और लाइक का यूज नहीं हो रहा है वो हो गया हमारा मेटाफर। तो ए का 3 यहाँ पे है और ए का 3 यहाँ पे है। ठीक है, हाइपरबली,
टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स क्रिएटिंग पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, नो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। तो सी का वन दोनों में है। हाइपरबोली देख लेते हैं। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट मीन लिटरली, ये हो गया हमारा हाइपरबोली। तो बी का फोर्थ, ठीक है, बी का फोर्थ हाइपरबोली। चलो शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है। मेटाफर जो है कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, जैसे शी इज लॉयन। हाइपरबोली क्या है, किसी भी बात को एम्फसाइज करने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बहुत भूख लगी और आप बोलो कि आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, तो दिस इज हाइपरबोली, ठीक है। या फिर तो कोई किसी को आप मतलब कि किसी ने आपसे कोई काम 2 बारी बोला हो, बट वो तीसरी बार आकर बोले कि मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि पढ़ने बैठ जाओ, तो क्यों नहीं पढ़ने बैठ रही हो फिर, ये हो गया तुम्हारा हाइपरबोली। उस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बोला बस 2 बार है, पर तीसरी बार आकर मम्मा क्या बोल रही है आपकी कि 1000 बार बोल चुकी हूँ, पढ़ने बैठ जाओ। ऑक्सीमोरॉन, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स क्रिएटिंग पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, 2 ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में लाना जिससे कि एक कॉन्ट्राडिक्टल इफेक्ट क्रिएट हो, जैसे कि फायरी आइस, ठीक है, लविंग हेट, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। और आयरनी, implied meaning differs from what is expressed, आप कहते कुछ और हो, उसका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं घर लेट पहुंचो और आपका भाई बोले कि वाह बहुत जल्दी आ गए, तो दिस इज आयरनी, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 क्लियर हो गया। चलो हो गया, ये सही है हमारा, हमने उसको पहले पढ़ लिया सारा। चलो, अरेंज एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ प्लॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये प्लॉट का स्ट्रक्चर है जिसे हमें क्रोनोलॉजी में पुट करना है। एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स, राइजिंग एक्शन, रिजोल्यूशन। तो एक बार ऐसे पढ़ते हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो रिजोल्यूशन लास्ट में आना चाहिए आपका, ठीक है। तो दिस और दिस, ए पहले आ रहा है दोनों में, मतलब एक्सपोजिशन पहले आएगा, क्लाइमैक्स और राइजिंग एक्शन। तो पहले राइजिंग एक्शन होगा तब तो क्लाइमैक्स आएगा, क्लाइमैक्स मतलब एकदम पीक पॉइंट, ठीक है। तो सी, ए सी बी डी, ठीक है। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स और रिजोल्यूशन। इंट्रोडक्शन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है कोई भी प्लॉट, मतलब उसका एक्सपोजिशन हो रहा है, फिर राइजिंग एक्शन आ रहा है धीरे धीरे, फिर क्लाइमैक्स आ रहा है, फिर रिजोल्यूशन हो जाएगा। चलो, which literary term refers to a play on words where a word has 2 or more meanings? कौन सा ऐसा लिटरेरी टर्म है या फिर फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हो आप, इसमें से 2-3 तो फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मीनिंग क्या है, प्ले ऑन वर्ड। तो प्ले ऑन वर्ड हम किसके लिए लगाते हैं, इफ पन के लिए लगाते हैं। तो ऑप्शंस यही थे, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप देखो तो बी और सी दिया है, बट इसका ऑप्शन ओनली बी होगा, बिकॉज पन ही है जो कि रिफर करता है अ प्ले ऑन वर्ड्स में, ठीक है, ओनली बी, पन। तो अपन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स वेयर वर्ड और फ्रेज हैज मल्टीपल मीनिंग्स सिमिलर साउंड। पन क्या है आपका, प्ले ऑन वर्ड्स है जिसमें वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं और उसका सिमिलर साउंड भी हो सकता है, ठीक है। चलो, Which option are true of existentialism? कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है existentialism के लिए, ठीक है। तो फोकस ऑन रेडिकल इंडिविजुअल फ्रीडम, Camus and Sartre are associated with this movement. Absurdity of human existence is a major theme. Its immediate inspiration was French Revolution. तो this is incorrect. बाकी 3 आपका करेक्ट है। तो अगर हम डी को हटा दें, ठीक है, एलिमिनेशन ट्रिक से ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म किसको एक्सप्लोर करता है, किसको एम्फसाइज करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम को, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को, और इसमें जीन पॉल सार्त्रे और एल्बर्ट कामू आपके फेमस राइटर्स हैं, जो यहाँ पे दिए थे, ठीक है। और इट इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर। चलो, मैथ्स का कॉलम आ गया, पर्सोनिफिकेशन सिम्बली,
दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो आपके, दो ऑप्शन तो आपके फिगर ऑफ स्पीच के हो गए। तो टोटल आपको काउंट करिए कि टोटल कितने क्वेश्चन आ गए हमारे फिगर ऑफ स्पीच से, आप मुझे बताओगे। 6 या 7 तो आ ही चुके होंगे। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ये हमारे यहाँ पे टर्म्स दिए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस दिए हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो हमने सिम्बली में क्या पढ़ा था कि हम एज और लाइक का यूज करते हैं कुछ भी चीज को कंपेयर करने के लिए। तो हम देखते हैं कि एज और लाइक किसमें दिया है। एंड आइस मस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज इमल्ड। तो एज आ गया, सिम्बली का बी का 4, बी का 4, बस एक देखा आंसर आया, आगे बढ़ गए। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन, स्काई लोवर्ड सम सैड ड्रॉप वेप्स, मतलब आगे एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छे से समझाती हूँ, वहां पे हॉच पॉच हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन में सैड ड्रॉप्स वेप्ट, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, तो बूंदों को क्या लिखा है, सैड, क्या ह्यूमन क्वालिटी दी है, बूंदे कैसे हो गई, सैड हो गई हैं, बूंदे सैड नहीं होंगी। दिस एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, सिंपली मैंने बता दिया है। और राइमिंग देख लो आप, यहाँ पे बोर और मोर का भी है, राइमिंग तो पता ही है आपको। देखो यहाँ बोर और मोर। ठीक है, और सिंटेक्स, मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज नो प्लेजर। ठीक है, तो पैरेलल है दोनों चीजें, इसलिए ये हो गया आपका पैरेललिज्म इन सिंटेक्स। क्लियर, चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आप अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ लो, बट सिम्बली का एक आंसर आया, हमने मैच किया और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट दयानंद सरस्वती के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। रोट सत्यार्थ प्रकाश, यस ही रोट सत्यार्थ प्रकाश। गेव द कॉल बैक टू वेदास, यस। स्टार्टेड आर्य समाज इन आंध्र प्रदेश, नो। डीएवी स्कूल्स एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन हिज टीचिंग, यस। तो हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी किस में आ रहा है, ठीक है, जो आर्य समाज था वो आंध्र प्रदेश से नहीं स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो उसका फाउंडेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में या मुंबई में। ठीक है, नॉट इन आंध्र प्रदेश। और ये फैक्ट्स आप याद कर लो। ठीक है, कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उन्होंने स्लोगन दिया बैक टू वेदास, और उनका डीएवी स्कूल था किस पे बेस्ड था, ऑन हिज टीचिंग्स पे, उनके टीचिंग्स पे ये स्कूल बेस्ड था या एस्टेब्लिश हुआ था। कौन है ये, दयानंद सरस्वती। चलो, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अब इसकी क्रोनोलॉजी हमें लगानी है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द शैडो लाइन्स। तो गाइड जो है वो पहले का है 1935 सी। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, गाइड 1958, और गाइड को 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, आर के नारायण को। शैडो लाइन्स 1988 और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006। क्लियर, चलो मैच द कॉलम और उनके मतलब राइटर्स और उनके नॉवेल्स। एलन शेली, सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ। तो सलमान रश्दी का वर्क है गिरिमस। ठीक है, तो बी का 4, बी का 4 डन। एलन शेली का वर्क है द एवरेस्ट होटल, सलमान रश्दी ग्रिमस, अमिताभ घोष का द कैलकाटा क्रोमोसोम्स, और विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट। क्लियर, चलो अब हम आ चुके हैं लिटरेरी जॉनरा को मैच करना है उसके टेक्स्ट से। मैच द कॉलम के क्वेश्चन भर भर के दिए हुए हैं। फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा, नॉन फिक्शन। प्रोमीथियस अनबाउंड, मॉल फ्लैंडर्स ऑन द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, इनिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, तो वी ऑल नो कि ऑन द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन इज नॉन फिक्शन का वर्क बाय जॉन स्टुअर्ट हॉल, डी का 3rd। बस हो गया, बाकी चीजें भी देख लेते हैं। फिक्शन है आपका क्या, मॉल फ्लैंडर्स बाय E.M. फॉस्टर। पोइट्री, इनिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ड्रामा है आपका प्रोमीथियस अनबाउंड। ठीक है, और नॉन फिक्शन आपका वर्क है ऑन द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। अब हम आ चुके हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट पे। ठीक है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आए थे, टोटल लगभग 7-8 क्वेश्चन थे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से।
तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 मिनट, 1 मिनट या फिर 10 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, आप उसको देखो। देख लिया? आई नो बहुत बड़ा है, मैंने तब तक पानी पी लिया 2 घूंट। ठीक है, क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन क्या है? प्रोज एज अ मीडियम ऑफ लिटरेरी एप्रिसिएशन। चलो चलो पढ़ते हैं। व्हेन वी अप्रोच प्रोज, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे, ग्रीन कर लेते हैं। चलो, व्हेन वी अप्रोच प्रोज फॉर पर्पसेस ऑफ वर्किंग आउट अ लिटरेरी एप्रिसिएशन, अभी तो था लिटरेरी एप्रिसिएशन, है ना? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो यही फायदा रहेगा। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि प्रोज एज अ मीडियम ऑफ लिटरेरी एप्रिसिएशन, पढ़ लिया। अब हम पहले पे जाएंगे, जहां दूसरी तीसरी लाइन में या पहली लाइन में वो सेम वर्ड या वो सेम सेंटेंस मिला, दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, तो पहले का आंसर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, आवर मेन कंसर्न इज विद द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज टू मैच द थॉट कंटेंट। ठीक है, मेन कंसर्न क्या है? थॉट कंटेंट। शुड यूज appropriate language for conveying a particular content, should be highly elevated in style, should exhibit a creative and fanciful style, should focus on scholarly jargon। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा राइट आंसर है। should use appropriate language for conveying a particular content। ठीक है, thought content which intend to convey through the medium। ठीक है, देखो पैसेज क्या एम्फसाइज कर रहा है कि लैंग्वेज जो है शुड मैच द थॉट कंटेंट एंड पर्पस ऑफ राइटिंग। आपका जो थॉट है उससे वो कंटेंट मैच करना चाहिए और एक राइटिंग का पर्पस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप पहले ना पूरा एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने बैठोगे और फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो दोबारा से फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर टाइम कम है, टाइम है तो फिर पढ़ते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम कम है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है और इतना बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, तो आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है। तो सेम अगर चीजें क्लिक हो रही हैं तो तुरंत वापस आके आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें मैच द कॉलम का वर्क है, लिटरेरी राइटर, क्रिटिक, जर्नलिस्ट और स्टूडेंट ऑफ लिटरेसी। तो अभी अगर हम पैसेज पढ़ते हैं और कहीं हमें लिटरेरी राइटर, क्रिटिक, जर्नलिस्ट या स्टूडेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात होते हुए दिखेगी तो हम तुरंत इस पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्या था? लिटरेरी राइटर और क्रिटिक देख लेते हैं। चलो, इट इज सो डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री टू एक्सट्रैक्ट सेंस ऑफ द टर्म दैट सम क्रिटिक्स हैव इवन प्लीडेड फॉर ऑब्लिशन ऑफ this distinction. However, the prose for purposes of literary criticism, it's just another way of expressing the thoughts in the form of language. When we view its question of literary appreciation, our main attention is first to the thought content, which may differ its nature. The nature of the thought content will determine the first register of the, अभी नहीं आ रहा है, language. A technical idea would require a technical register in the language, whereas a literary piece would require an altogether different language. A prose of a journalist would be guided by the requirements of the public. Journalist आया था? Yes. ठीक है, address it would mostly be simple language. कैसा होना चाहिए? सिंपल लैंग्वेज, विच इवन एन ऑर्डिनरी रीडर कैन मेक सेंस। ठीक है, द प्रोज ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का प्रोज कैसा होना चाहिए? वुड बी गाइडेड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक, वो पब्लिक के रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड होना चाहिए। इट इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस होना चाहिए वो वर्क? मोस्टली बी सिंपल लैंग्वेज, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए लिखी होनी चाहिए जो कि मतलब एक आम आदमी हो, एक कॉमन मैन भी उसको पढ़ ले। तो हम देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा था? कन्वे डेप्थ टू स्पेशल ऑडियंस, नो। कंसिडर वेल कंपोज इकोनॉमिकल सेंटेंस, नो। यूज सिंपल लैंग्वेज फॉर जनरल पब्लिक, आया। सी का 3
हो गया, बस इतना ही करना है कॉम्प्रिहेंशन में, पूरा इंट्रिगिटी में नहीं जाना है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। अ लिटरेरी राइटर हु हैज स्पेशल ऑडियंस इन माइंड, स्पेशल ऑडियंस किसका होनी चाहिए, होना चाहिए आपका लिटरेरी राइटर के लिए स्पेशल ऑडियंस, स्पेशल ऑडियंस। ए का 1, ए का 1। क्रिटिक का क्या है, बी का 2। कंस्ट्रक्ट्स वेल कंपोज इकोनॉमिकल सेंटेंस होना चाहिए, और स्टूडेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म केयर्स फॉर थॉट कंटेंट विद इकोनॉमी, ठीक है, आंसर नंबर 1। चलो, What are the characteristics of good prose? Good prose का characteristics क्या है, इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं कि हम इसको बता देंगे। Use of bombastic words, no, bombastic words का यूज तो हम नहीं कर सकते। Matching the requirements of the target readership, maybe yes, तो हम ए को हटा देते हैं, ए को हटाया, बी सी डी, ease of expression, economy of words, ठीक है। चलो, The given passage may be characterized as didactic, explicative, subjective, psychological। तो हमारा जो पैसेज था वो कैसा था, वो डायडक्टिक था, मोरल वैल्यू पे बेस्ड था, नहीं। एक्सप्लिसिटिव था, एक्सप्लेन कर रहा था, हाँ। सब्जेक्टिव था, नहीं। साइकोलॉजिकल था, नहीं। तो आंसर हो गया हमारा एक्सप्लिसिटिव, बस। तो हमारा जो पैसेज था वो किसको एक्सप्लेन कर रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज और लिटरेरी एप्रिसिएशन को, इसलिए वो क्या हो गया, एक्सप्लेनेटरी या एक्सप्लिसिटिव। तो आपने देखा कि कैसे हमने 5 मिनट में जो है इतना बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना कौन पढ़े अगर टाइम नहीं है तो हमने लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 5 का 5। अभी हमारे पास एक और आगे क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। जितने से आंसर आ जाए उतना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, पूरा राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बस टाइम वेस्ट के लिए होता है, या फिर आपको डराने के लिए कि अरे भाई ये तो एक पेज का कॉम्प्रिहेंशन है, मैं कैसे करूंगी इसको सॉल्व, या कैसे करूंगा इसको सॉल्व। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, पहले पढ़ो क्वेश्चन, फिर आओ अपने पैसेज पे, आधे पैसेज में कहीं आंसर निकल आता है, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका पैसेज। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। According to the speaker, what stops from going crazy? चलो, it is the simple thing that in life that keep us from going crazy. बहुत ही simple thing है। In life that keeps us from going crazy, they contribute more to our general happiness and health than act of passion of high excitement. According to speaker, what stops? क्या स्टॉप करता है, क्या रोकता है हमें? It is the simple things that keeps us from going crazy. Stops us होना चाहिए ना, they contribute more to our general happiness, health. Simple things, हाँ, simple things, ठीक है। क्या हमें रोकता है going crazy से? तो it is a simple thing that keeps us, stops us होना चाहिए from going crazy. They contribute more to our general happiness and health than act of passion than high excitement. ठीक है। चलो, what was the only thing that prevented the writer from losing her sanity? Losing her sanity. चलो आगे पढ़ लेते हैं। Like that pigeon in the skylight in the Delhi nursing home where I was incarcerated from 2 or 3 days. I was feeling down. मैं डाउन फील कर रहा था, but even worse, और उससे भी ज्यादा बुरा फील कर रहा था, then the illness that had brought me. उससे भी ज्यादा बुरा फील कर रहा था, किससे ज्यादा बुरा, जो बीमारी मुझे आई थी। There were the series of tests the doctor insisted. डॉक्टर ने मुझे बहुत लंबी चौड़ी टेस्ट बता दिया कि कराना है, to go through ECGs, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपिक्स, एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, फलाना 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 उनको कराना है। They could find and at the end of it so fat bill designed to give me a heart attack. एक इतना बड़ा बिल आएगा जो मुझे अटैक देगा, तो मुझे बीमारी से ज्यादा किसका दुख है, इतने बड़े बिल का दुख है। The only thing that prevented me from running into streets and shouting for help was that pigeon in the skylight. It sheltered there at various times during the day and it gently cooing soothed my nerves. I owe my sanity to that pigeon. My sanity, आ गया sanity word, किसको, pigeon को, pigeon है ऑप्शन में,
ठीक है, तो जो पिजन था वो है आपका आंसर, और जो पिजन की कूइंग थी वो हमारे नरेटर को हमारे कंफर्ट कर रही थी। ठीक है, नरेटर हमारा बीमारी से ज़्यादा परेशान था कि डॉक्टर ने उसे लंबी चौड़ी लिस्ट दी है जिस पे उसे टेस्ट कराना है और उसके बाद वो बहुत बड़ा बिल आने वाला है, लेकिन वो जो पिजन था उसकी जो कूइंग थी, उसकी जो चहचहाने की आवाज़ थी, उससे हमारे राइटर को, नरेटर को थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा था। ठीक है, What was worse than illness? अभी हमने पढ़ा है, क्या बीमारी से ज्यादा बेकार है? Being in a Delhi nursing home? No. The fact that doctor insisted on test, having a heart attack, undergoing a series of tests and a fat bill at the end of all. एक series of test के अंदर जाना है और एक बहुत बड़ा सा बिल आने वाला है। ये सबसे ज्यादा बेकार है हमारे राइटर के लिए, बीमार होने से भी ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन, which term applies the best to the given passage? Argumentative, descriptive, reflective, narrative. बताइए, जो हमारा पैसेज था वो किस चीज को बेस्ट डिफाइन कर रहा है? आर्ग्यूमेंट कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर नरेट कर रहा है? आई थिंक रिफ्लेक्टेटिव, यस, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, कैसे? तो द नरेटर रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, नरेटर किस पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? लाइफ को। कैसे? सिंपल जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि जो पिजन की आवाज है वो बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, बट उस टाइम पे जब वो परेशान था तो भी उसने उसको कंफर्ट किया और एक हैप्पीनेस दी है। तो ये टोन किसका है? रिफ्लेक्टिव टोन है ये। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका 75 क्वेश्चन, जिसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन भी थे, बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन था। पहला वाला तो बहुत बड़ा था भाई, जिसको देख के तो आधे लोग डर सकते हैं, जिसको हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक। तो इफ यू वांट दिस पीडीएफ, या तो पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर CUT-PG प्रिपरेशन, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी चीजें समझा दी जाएंगी, एडमिशन प्रोसेस, द प्राइस डिटेल एंड एवरीथिंग। और आपको अड्डा की ऐप डाउनलोड करना है और अड्डा की ऐप में अपने स्टडी मटेरियल पे जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, एग्जाम अपडेट मिलेगा, करंट अफेयर, डेली आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, PYQs की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इफ़ यू वांट टू PDF, तो PDF का जो लिंक है, ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करो, फिर ओपन PDF पे जाओ, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो 2027 में जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैंने 2026 का पेपर भी सॉल्व करवाया है, 2025 का भी पेपर सॉल्व करवा दिया और 2024 का भी पेपर सॉल्व करवाऊंगी ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 था। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।